नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन किया तो बीजेपी के सेवा भाव को देश के सामने रखा और कांग्रेस के समय की भ्रष्टाचार वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात कही। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को कैसे घेरा, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। चर्चा करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के एशिया कप मुकाबला जीतने के बाद राष्ट्रभक्ति की भावना से कैसे देश में उठ खड़ी हुई है राष्ट्रवाद की एक और नई लहर। बताएंगे किस पड़ोसी देश के साथ भारत अब जुड़ने वाला है रेल नेटवर्क के साथ, और बिहार को कितनी नई ट्रेनों की मिली है आज सौगात। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, जन सुनवाई जन सेवा होगी पहचान। घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। सीमा पार दोस्ती को मिलेगी रफ्तार। ट्रेन से सीधे जा सकेंगे भूटान। 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी। संपर्क, व्यापार, पर्यटन के साथ आसान बनेगी दोनों देशों के बीच आवाजाही। बिहार को मिली रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन समेत कुल 7 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 12,000 ट्रेनों से ज्यादा के साथ फेस्टिव सीजन के लिए रेलवे हुआ तैयार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के करूर में भगदड़ वाली जगह का लिया जायजा। अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। पीड़ितों से मिलने जाएगा एनडीए का प्रतिनिधिमंडल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की हरकत पर बीसीसीआई ने जताई नाराजगी। आईसीसी में करेंगे शिकायत। हार के बाद पाक टीम की अपने ही देश में जमकर हो रही फजीहत। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जनता के साथ सेवा भाव से जुड़ा राजनीतिक दल बताया है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से जनता की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली भाजपा कार्यालय का आज उद्घाटन किया तो कार्यालय को देवालय जैसा पवित्र स्थान बताया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकारों पर जनता के साथ लूट का आरोप लगाया तो अपनी मौजूदा सरकार में आम जनता की बचत और बढ़ी हुई कमाई के लिए उठाए गए तमाम कदमों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नए दिल्ली प्रदेश कार्यालय भवन का शुभारंभ किया। नवनिर्मित कार्यालय भवन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि भाजपा और दिल्ली का संबंध सिर्फ शहर और पार्टी का नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और सुख दुख के साथी का है। पीएम ने कहा कि हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। पीएम ने कहा कि जनसंघ और भाजपा दिल्ली के दिल और हितों से जुड़े रहे हैं। पीएम ने दिल्ली की डबल इंजन सरकार के काम की सराहना की। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए नए घर बनाना, दिल्ली के सैकड़ों सरकारी स्कूलों, अस्पतालों को बेहतर बनाना, दिल्ली में सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें चलवाना, यमुना जी को साफ करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना, यमुना जी के तट पर शहर के दूसरे हिस्सों में शानदार लिविंग स्पेस बनाना, मेट्रो, फ्लाईओवर के काम को गति देना। दिल्ली सरकार दिल्ली के नवनिर्माण में लगी हुई है। पीएम ने कहा कि 2014 तक 2 लाख रुपए से ज्यादा की आय होने पर इनकम टैक्स लग जाता था,
आज 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स जीरो है। पीएम ने जीएसटी बचत उत्सव से लोगों को होने वाले भारी लाभ का भी जिक्र किया। 11 साल पहले की तुलना में सीधे करीब 20,000 रुपये की बचत उस परिवार को हर साल तय है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी इस बचत दोनों को मिला ले तो हर साल देशवासियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। पीएम ने दिल्ली सहित देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से सुनिश्चित करने को कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे। पीएम ने इस संदर्भ में हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया। ये हिमाचल वालों ने जैसा ही हमने जीएसटी से दाम कम कर दिया तो उन्होंने सीमेंट पे पैसा बढ़ा दिया और तिजोरी भरने का खेल शुरू कर दिया। यानी जो जनता को मिलना चाहिए, जो जनता के हक का है, वो हिमाचल में सरकार लूटने में तुरंत उसी दिन लग गई। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि देश भर में लाखों कैंप लगाकर अब तक 3 करोड़ से अधिक महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। पीएम ने दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं से इस अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। पीएम ने दिल्ली में बसने वाले मिनी इंडिया का जिक्र किया और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर जोर दिया। शैलेंद्र मिश्र और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि मैदान कोई भी हो, जीतेगा भारत। चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर राष्ट्रवाद का मैदान, भारत ने एक अद्वितीय मिसाल पेश की है। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद अब बात क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम ने कल रात एशिया कप फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराते हुए इतिहास रच दिया।
भारतीय टीम ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और वहां के गृह मंत्री भी हैं, उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। भारतीय टीम पहले भी आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ ना मिलाने को लेकर सुर्खियों में रही और अब टीम द्वारा पाकिस्तानी हुक्मरान से ट्रॉफी ना लेने के फैसले को लेकर भारतीय टीम को पूरे देश से समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और खेल प्रेमियों ने भारतीय टीम की जमकर खुलकर तारीफ की है, तो पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जमकर फजीहत भी देखने को मिल रही है। दुबई में जीता हिंदुस्तान, बौखला उठा पाकिस्तान। मैदान पर चारों खाने चित पाकिस्तान पर टीम इंडिया की शानदार जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि एशिया का किंग भारत ही है। एशिया कप में भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। एक्स पर पीएम ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा। उन्होंने लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, यहाँ भी नतीजा वही, भारत की जीत। भारतीय क्रिकेटरों को बधाई। वैसे पीएम की हौसला अफजाई हमेशा खिलाड़ियों के मनोबल को ऊंचा रखती है, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो या कैसा भी मैदान। इस बात को भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी माना। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे। एक तरफ टीम इंडिया की जीत पर जहां पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया ने प्रेजेंटेशन समारोह में पीसीबी प्रमुख और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया। यानी कि यहाँ भी टीम इंडिया ने स्वाभिमान की लड़ाई को जीत लिया। टीम इंडिया अडिग रही। हालांकि जिद्दी मोहसिन नकवी ट्रॉफी और खिलाड़ियों के मेडल्स अपने साथ लेते चले गए, जिसे लेकर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। We have refused to take that trophy, but that does not mean that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. जाहिर तौर पर मोहसिन नकवी की इस हरकत ने पाकिस्तान के गिरे हुए स्तर को सामने रखा है। एक ऐसा स्तर जो क्रिकेट और जंग दोनों के मैदान पर पिटता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पाकिस्तान के गृह मंत्री या कहे हुक्मरान से ट्रॉफी नहीं लेने के फैसले से पूरे देश में टीम की तारीफ हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तान टीम को मैदान पर सबक सिखाने को लेकर देश में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हर आमो खास भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तान के खिलाड़ियों और वहां के नेताओं को एक बड़ा संदेश दिया है। भले ही भारतीय टीम के हाथ में एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक ना आई हो, लेकिन देश के चैंपियंस का जोरदार उत्साह बर्तन लगातार पूरे देश में देखने को मिल रहा है। रविवार को एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम करने के बाद से ही देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं खेल के मैदान में पाकिस्तान की हार को पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की विजय से जोड़कर देखा जा रहा है। गली मोहल्लों से लेकर प्रमुख सड़कों पर लोगों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई दी। देश भर में क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत का जश्न अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। भारत माता की। इस टाइम पे उनकी जो जीत है वो सिर्फ कोई लक नहीं है, वो उनकी जो मेहनत है, वो पिछले कुछ वर्षों में जो उन्होंने मेहनत करी है वो अब उनको अनबीटेबल बना चुकी है। जब हमारे 3 विकेट गिर गए तो उस टाइम लग रहा था जब पता नहीं आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन उसके बाद बैटिंग मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा किया जो उसका रिजल्ट सबके सामने आया।
भाजपा नेताओं का कहना है कि खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान, भारत हमेशा विजयी होता है। हमारी टीम में चाहे खेल के मैदान में हो और चाहे हमारी टीम में युद्ध के मैदान में हो, हर जगह हमारी टीम विजय होकर के आती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के 140 करोड़ भारतवासी सब खुश हैं और जीत होती है, और जब पाकिस्तान से हो तो उसके मायने अलग हो जाते हैं। एक तरफ जहां हमारी सेना अपनी बहादुरी दिखा रही है, वही हमारे खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी बहादुरी दिखाई है। ये ऐतिहासिक जीत है, पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से देश के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, वैसे ही आप माने उसी तेजी के साथ, उसी तीव्रता के साथ खेल के मैदान पर भी खिलाड़ियों ने अपना शौर्य दिखाया है। जो भारतीय टीम ने करके दिखाया है उसको भारत का बच्चा बच्चा सैल्यूट करता है। चैंपियंस हो जाना उसका प्रमाण कप नहीं होता है। 28 करोड़ लोग मैच देख रहे थे लाइव। माननीय प्रधानमंत्री जो ट्वीट किए हैं और जो बात बोले हैं कि लड़ाई का मैदान हो या क्रिकेट का मैच हो, भारत हर वर्ष हर क्षण पाकिस्तान को पराजित करेगा, और ये हम लोग दिखा दिए हैं। एशिया कप के फाइनल मुकाबले को रविवार को भारत ने शानदार अंदाज में जीतकर एक बार फिर इतिहास रचने का काम किया। पाकिस्तान के खिलाफ इस जीत ने न सिर्फ ट्रॉफी भारत की झोली में डाली, बल्कि भारतीयों की भावनाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर दिल जीतने का काम किया है। सुशील कुमार ओझा के साथ ब्यूरो इनपुट, डीडी न्यूज। तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष टीम इंडिया का विजय तिलक, क्योंकि कल टीम इंडिया ने एक इतिहास रचते हुए जीत अपने नाम की है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अजय मेहरा जी, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं। इसके अलावा वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल जी स्टूडियो मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे। भले हम ट्रॉफी का मामले को लेकर बाद में बात करेंगे, पहले टीम इंडिया के प्रदर्शन पे बात करें तो कैसे उसको आंका जाए, कैसे देखा जाए? हम लगातार मैच जीतते रहे और खिताब हमने अपने नाम किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारतीय टीम अनबीटन रही है, और जिस प्रकार आप खेले हैं, मैं हमेशा कह रहा था कि ये ऐसी टीम है जिसके सारे बेसिस कवर्ड नजर आ रहे हैं। आप तेज गेंदबाजी देखिए, स्पिन डिपार्टमेंट आप देखिए, बैटिंग जो नजर आती है, और एक अलग टीम है। देखिए, वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं है, पर आपने इस टूर्नामेंट में 3 बार पाकिस्तान को हराया। फाइनल का मुकाबला जरूर कह सकते हैं का रहा, पर लगता है जैसे आपके बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, रिंकू सिंह को मुकाबले में मौका मिला, और उसके बाद तिलक वर्मा जैसे उभर के आए, जो गहराई है, शुरू में विकेटें खो दी पर जैसे वापस आए हैं। और एक समय भूले होगा पाकिस्तान जब पहले बल्लेबाज रहा था, कितनी अच्छी शुरुआत, फिर कुलदीप यादव का जो जादू है गेंद के साथ वो चला। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये जो टीम है इतनी बढ़िया नजर आ रही है। हमारे पास इस मुझे लगता है बीसीसीआई की दाद देनी पड़ेगी। जो आई में हमारे से खिलाड़ी निकल के आते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खिलाड़ी निकल के आते हैं, इतना बढ़िया हमारे पास टैलेंट है और इतनी क्षमता नजर आती है, प्रतिभा नजर आती है, तभी ये टीम लगातार अच्छा कर रही है। ये कोई देखिए कोई लक फैक्टर नहीं है, ये टीम में एक दमखम नजर है, और लगता है कि पूरा क्रेडिट जाना चाहिए भारतीय टीम को। बिल्कुल। राकेश जी, आपको लगता है कि ये कोई एक महज एक इत्तेफाक नहीं है कि आप जीत गए और जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो कुव्वत है, उतनी टैलेंट है, और शायद इसीलिए आप एशिया कप का आपने टाइटल जीता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास हर चीज़ के लिए खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद था। जैसी स्थिति आए उस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और ये दिखाया कि हम किस तरीके से माहिर हैं। अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट के अंदर तो अभिषेक ने शानदार जो बल्लेबाजी करके पूरी दुनिया में अपनी एक दहशत का माहौल बनाया। जो टीमें इस एशिया कप से बाहर की हैं वो भी उनसे घबराई हुई हैं कि भाई एक कैसा ये सितारा जो है एक इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपनी पहचान बना रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि जो दूसरा गेंदबाजी में अगर देखें तो कुलदीप यादव ने स्टैंड आउट प्रदर्शन किया, हाईएस्ट विकेट टेकर बने वो बहुत ज़बरदस्त। और जिस तरह से फाइनल में तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की है, जिस तरह से टीम को संभाला उन्होंने मौके की नज़ाकत के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा जो है वो यहाँ पर मिला है जो कि लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवाएं कर सकता है। अभी वो महज 22 वर्ष के हैं और उन्होंने दिखाया कि वो आक्रामक क्रिकेट भी खेल सकते हैं और संभल के भी खेल सकते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर आप देखें तो 3 मैचों में तो वो आउट ही नहीं हुए। उसके अलावा उन्होंने 30 रन, 29 रन, 49 रन इस तरीके से, और फिर जो 69 रन की पारी फाइनल के अंदर खेली है,
तो जैसी जरूरत हो टीम की उसके हिसाब से खेलना। देखिए, एक टैलेंट होना एक अलग बात होती है, लेकिन पारी को संवारने की कला जो होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो तिलक वर्मा ने दिखाया कि वो गुण उनके पास है। बिल्कुल, जब जरूरत थी तब सबसे ज्यादा उन्होंने उस अपने तरीके से कारनामे को करके दिखाया। अजय जी, एक सवाल ये भी, क्योंकि कल भारतीय टीम ने फैसला किया कि वो ट्रॉफी नहीं लेंगे उन लोगों के उनके हाथ से जिनका एक तरीके से भारत में आतंक को प्रश्रय देने का हाथ है। इस फैसले को कैसे देखा जाए, और इससे पहले भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम से हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। देखिए, आप हम सब जानते हैं एशिया भारत ने जीता है, आप ट्रॉफी दीजिए, आप अपने पास रखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर ये स्वाभिमान की लड़ाई है कि मुझे लगता है कि पूरा देश, पूरे हर क्रिकेटर्स टीम के साथ खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो भी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही है फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं पहल में निर्दोष लोगों को मारा गया, क्या हुआ। और लगता है कि सूर्य कुमार यादव ने जो पहले भी किया कि हाथ ने मिलाया, खेलना एक अलग चीज है, क्योंकि मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, एशिया का खेलना आपको पड़ेगा ही। पर ये जो चीजें रहती है, मुझे लगता है ये बड़ी अहम रहती है। और अब मुझे लगता है कि उसके भी दुखद है कि वो ट्रॉफी साथ लेके चले गए, मेडल भी नहीं है। पर मुझे लगता है जो भी किया है, मैं सराहना करता हूँ भारतीय टीम की, कप्तान की और टीम मैनेजमेंट की। जी राकेश जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि ये तय करना कि साहब हम आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, आपके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, भले ही खेलकर हम अपने आप को प्रूव करेंगे, लेकिन इस प्रकार का सम्मान आपसे हम हासिल नहीं करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि खेलने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि खेल के हमने 3 मैचों में पाकिस्तान को धूल चटाई है। उनको बताया कि भाई वो क्या चीज़ हैं, अभी भारत के आगे उनकी क्या हस्ती है। खेल के मैदान पे भी कुछ नहीं है और मैदान के बाहर भी कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हठधर्मिता है ACC के चीफ की, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं मोहसिन नकवी, और वहाँ के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने जिस तरह के ट्वीट्स किए, खेल को जो राजनीति को लाने का उन्होंने काम किया, उसकी वजह से हमारे खिलाड़ी उनके खिलाफ थे। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो महज पाकिस्तानी हैं इसलिए नहीं ये चीज़ें हो रही थी। उन्होंने जिस तरह की हरकतें की, जिस तरह के ट्वीट्स किए, और जिस तरह से खिलाड़ियों की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, उनकी सेना की वर्दी के अंदर फोटोग्राफ्स थे, उस ट्वीट को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो उस वजह से हमारे खिलाड़ी आहत थे। और जो देशवासी हमारे, जो लोग यहाँ शहीद हुए पहलगांव के हमले में, उनके प्रति संवेदना दिखाते हुए उस व्यक्ति से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। मुझे लगता है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी के जो पदाधिकारी थे, उनको कहीं ना कहीं इस पे फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि ये कोई उसी क्षण लिया गया फैसला नहीं था। ये पहले से पता था कि भारतीय टीम उनके हाथ से नहीं लेगी, ये सूचना दे दी गई थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद उनकी हठधर्मिता थी कि नहीं भाई मैं ही दूंगा, तो हमारी टीम ने लेने से मना कर दिया। और इसके पीछे भारतीय क्रिकेट बोर्ड खड़ा, भारत की सरकार खड़ी। हमारे देखिए कि सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है, उन्होंने खुद कहा प्रधानमंत्री जी को रेफर करते हुए कि जब सर सामने खड़े हैं आगे फ्रंट फुट पे, तो बाकी टीम का तो फिर खुलकर खेलेगी वो। बिल्कुल, फिर किसी स्लॉग ओवर से डरने या किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। अजय जी, आपको लगता है कि जो बात अभी राकेश जी कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी का उकसावे की पूरी प्रक्रिया, फाइनल से पहले लगातार इस प्रकार के ट्वीट करना, सोशल मीडिया पे लिखना और अपने खिलाड़ियों की हरकतों को एक तरीके से समर्थन देना, ये तो साफ तौर से क्रिकेट भावना के अनुरूप नहीं था। शायद यही एक बड़ी वजह बनता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ राकेश जी के साथ। और देखिए, आप उकसाते रहेंगे तो फिर ये हशर होगा। कहीं अब ACC के अध्यक्ष आपको समझना चाहिए, और जो टूर्नामेंट जीता है, देखिए आपको उसका सबक करना है। कहीं ना कहीं आप किसी और को कह दीजिए, और भारतीय टीम ने कभी उनके हाथ से ट्रॉफी लेनी नहीं थी, तो मुझे लगता है कहने का, और फिर ट्रॉफी वापस आना, मतलब होटल लेके मेडल को वहां देना नहीं। जो आप टीम जीती है, पहली बार मैंने देखा कि मेडल आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये बड़ा काना सा एक हरकत है। मुझे लगता है कि इससे उभर के आना पड़ेगा। पाकिस्तान लगातार करता रहा है, इसमें कोई नई चीज है, पर मैं पूरी सराहना करता हूँ। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और कि जब वो आगे खड़े हैं तो सब पूरे देश और पूरे खिलाड़ी उनके पीछे, सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है, क्योंकि हम सब जितने भी विक्टिम्स रहे हैं पहलगाम में, हम उनके साथ हैं। और मुझे लगता है जो भी भारतीय टीम ने किया है, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपने एक बहुत बड़ा एक चीज, ये 3 मुकाबले जीत के 3 मुकाबले खेले पाकिस्तान के विरुद्ध, तीनों आपने जीते हैं। ये बताया कि दमखम कौन सी टीम है, और वो भारतीय टीम नजर आ रहा है। बिल्कुल। राकेश जी, आपको लगता है कि सिर्फ सीमा पे खड़ा प्रहरी ही भारत में राष्ट्रीयता की भावना का संचार नहीं कर सकता, बल्कि खेल के मैदान से खिलाड़ी भी ऐसा अपने एक तरीके से काम से, अपने हुनर से ऐसा एक उदाहरण पेश कर सकते हैं जो पूरे देश में एक राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करता है। शायद वो सबसे ज्यादा इस वक्त पूरा भारत महसूस कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब आदमी राष्ट्रवाद की बात आती है, देश के मान सम्मान की बात आती है, तो हर व्यक्ति एक सैनिक है।
अपने आप में। और जो कार्य आप कर रहे हैं, अगर हम पत्रकार हैं तो हम पत्रकारिता में वो चीज़ उसको हमें करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे खिलाड़ियों ने ये जज्बा खिलाड़ियों के अंदर खुद पैदा हुआ, ये कोई पैदा नहीं करता। आप देखिए कि सूर्य कुमार यादव ने कहा, क्योंकि एक हमारे राजनेता ने चैलेंज किया था कि भाई आप जो पैसा यहाँ से कमाएंगे क्या वो आप वो उन सैनिकों को देंगे या वो लोग जो मारे गए हैं उनको उनके परिवारों को देंगे। तो सूर्य कुमार यादव ने उसमें लीड लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि भाई मेरा जो फीस है, मैच फीस इस पूरे टूर्नामेंट से जो आएगी वो सैनिकों को समर्पित रहेगी, शहीदों को समर्पित रहेगी। तो अपने आप में हर व्यक्ति एक सैनिक है। मोहसिन नकवी की जैसे बात हो रही है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया उसके बाद उन्होंने फर्दर एक ट्वीट किया जिसमें बोला कि आप युद्ध में तो हारे हैं और जो क्रिकेट मैदान की जीत है वो युद्ध की हार को ढक नहीं सकती। भाई कौन से युद्ध में हम पाकिस्तान से हारे हैं? हर युद्ध में पाकिस्तान ने जो है मुंह की खाई है हमसे। तो ये छोटी छोटी हरकतें जो है ना वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा रही है। और मैं आपको बताऊं, देखिए इन हरकतों से आने वाले वक्त में जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल है उसमें पाकिस्तान के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना जो है वो उस पर देखिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान से कोई व्यक्ति जल्दी ही एसीसी का चीफ बनता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि पूरे एशिया के अंदर जो तमाम देश इसके सदस्य देश हैं वो सब इसके विरोध में आएंगे, क्योंकि ये पूरा टूर्नामेंट एक तरह से उनकी वजह से उसकी छवि खराब हुई कि आप एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दे रहे, उनकी ट्रॉफी लेके होटल चले गए, उनको मेडल्स नहीं दे रहे हैं। तो ये आपकी अपनी एक हट धर्मिता। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक मैसेज जा रहा है लोगों को कि खाली मोहसिन नकवी पाकिस्तानी है इसलिए विरोध हो रहा है, नहीं, ये वो इसलिए विरोध हो रहा है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं इस तरह की हरकतें। तो जो कि खेल के साथ वो अपनी राजनीति को वहां पर लेकर आ रहे हैं, वो वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं। इस वजह से हमारी टीम जो है वो उनके खिलाफ रही है। बिल्कुल। अजय जी, आपको लगता है कि जो बात मोहसिन नकवी के द्वारा एक तरीके से जो किया गया कि साहब ट्रॉफी आप ले गए, मेडल्स आप ले गए और कहाँ है वो, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, तो ये तो बड़ा गली मोहल्ले टाइप वाला वो बिहेवियर हो गया ना कि साहब अगर हम हार गए तो हम अपना बल्ला लेके चले जाएंगे, नाराज होकर चले जाएंगे, कुछ उस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बच्चों ने मैचेस खेलते थे ना, ऐसे ही होता है, हम हार गए तो हम बल्ला नहीं देंगे। ये तो मतलब बचकाना सा हरकत है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की जो ट्री है उन्होंने ये कहा है और काफी शायद अब ये उसमें थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे। पर ये देखिए ये शोभा देता नहीं है। जब आप इस स्तर पे आप खेल रहे हैं और इस पद पे आप हैं तो ये आपको चीजें शोभा देती हैं, इससे आपको उठ के आना पड़ेगा। और कहना देखिए ये पाकिस्तान, अगर आप कप्तान की बात करें, उन्होंने किया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई नहीं, उसके बाद उन्होंने, और ये एक होता है मैच से पहले जब कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो मुझे लगता है बहुत ये लगातार चलता है। और उन्होंने कई ऐसी चीज की है जो बहुत खराब भी है और गलत भी है। जी राकेश जी, जिस प्रकार का सोशल मीडिया में पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है, पूरा भारत भारतीय टीम के साथ खड़ा नजर आ रहा है, उनकी सराहना करता नजर आ रहा है, लेकिन पूरा पाकिस्तान अपनी ही टीम की एक तरीके से फजीहत कर रहा है कि साहब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब किस प्रकार का आप खेल रहे हैं, किस प्रकार की आप हरकतें कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैचों के दरमियान जिस प्रकार की हरकतें की, उसकी सबसे ज्यादा तरीके से ट्रोलिंग पाकिस्तान में ही हो रही है। बिल्कुल, वो अपने ही देश में घिर गए हैं और अपने उनके तमाम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए अपने देश के खिलाड़ियों को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए आप गेम में आप हारते हैं, कमजोर प्रदर्शन करते हैं, उसको व्यक्ति को डिफेंड कर सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बाद उस तरह की हरकतें भी आपकी होती हैं। और मैं तो यहाँ एक सलाह देना चाहूंगा बीसीसीआई को कि बीसीसीआई इस जो एशिया कप की ट्रॉफी है उससे भी डबल जो है ना बड़ी ट्रॉफी बनाए और भारतीय टीम का एक ऐसा जबरदस्त स्वागत समारोह होना चाहिए जिसमें खिलाड़ियों को बीसीसीआई अपनी तरफ से मेडल देकर सम्मानित करे और उससे भी बड़ी ट्रॉफी जो है हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव को सौंपे। बिल्कुल, और वो एक तरीके से वो विक्ट्री परेड भी निकलती नजर आए, कम से कम आपने जो रखना था रख लिया, हमारे पास खुद की अपनी तरीके से है। अजय जी, सवाल यही है कि बीसीसीआई ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है कि साहब ये जो हरकत है, जो इस प्रकार की आपने हिमाकत की है, ओछी हरकत ही कहा जाएगा कि आप ट्रॉफी रख लेते हैं, आप मेडल रख लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में लग नहीं रहा कि पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। जैसी बात राकेश जी कह रहे थे कि अगर इस प्रकार की आपका स्तरहीन आपका व्यवहार रहा तो भविष्य में आप क्रिकेट के जो अनुशासन की और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम पोस्ट हैं, वहां पर पाकिस्तानी नजर आए, इसको लेकर संशय खड़ा होगा। देखिए ये हरकतें पाकिस्तान लगातार करता है, इसमें कोई हैरानी की बात है नहीं और मुझे लगता है ये विश्व है। देखिए सारे बोर्ड्स देख रहे हैं, आईसीसी देख रहा है ये हो क्या रहा है और आने समय में देखिए उनके ऊपर ही गाज गिरने वाली है। जो आप गलतियां कर रहे हैं
और मुझे लगता है कि ये चीजें आपको शोभा देती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बहुत बचकाना सी हरकतें हैं और मुझे लगता है कि इसमें जरूर आईसीसी भी कहीं ना कहीं इंटरवीन करेगी और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको खुद ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें फील्ड ऑफ प्ले में ग्राउंड मन जीता है, ये सब जानते हैं। आप भी ना देने से कुछ का नाम रहेगा, वो हमेशा रहेगा। आपने फाइनल में हराया है, तमाम दुनिया ने देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है, तो इसमें वो छुपने वाली बात कोई है नहीं, ये पर्दे के पीछे बात रहने वाली है नहीं। आपने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है और मुझे सबसे बड़ी खुशी है जिस अंदाज से भारतीय टीम और पाकिस्तान को हमने 3 हराया है। देखिए 80-90 के दशक में जरूर डर होती थी, पर मुझे लगता है कि अब ये जो भारतीय टीम हमारी जो बेस्ट नजर आती है इतनी बढ़िया है। मैं जैसे बार बार कहता हूं, मुझे बहुत गर्व है कि जिस प्रकार की हमारे पास टीम है, जैसा हमारे पास टैलेंट नजर आता है और कितनी आसानी के साथ ऐसे लग रहा था कि कॉम्पिट है ही नहीं पाकिस्तान के विरुद्ध। ये जो रैली की हम बात करें वो रैली है ही नहीं, इस अंदाज से आपने खेला है। पर मुझे लगता है ऐसी चीजें करेंगे ये पाकिस्तान करेगा, ऐसी करेगा तो ये उनको शोभा देती नहीं है। जी राकेश जी, आपको लगता है कि वैसे ही पाकिस्तान का जो क्रिकेट है अपने आप में बहुत गर्त में जाता दिखाई पड़ रहा है? आपको लगता है कि इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार का व्यवहार न सिर्फ खेल का, खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ेगा बल्कि पाकिस्तान के इस टैलेंट को भी मौका नहीं देगा एक तरीके से कि वो बेहतरी से आगे आ पाए, वो भी एक तरीके से मौके छिनते दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल, आप देखिए उनको अपने देश में अपनी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन मोहसिन नकवी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो और गर्त की तरफ जा रही है। उनके जो खिलाड़ी हैं उनको क्या संदेश मिल रहा है, वो कैसे अपना प्रदर्शन अपना सुधारने पे ध्यान देंगे, उनकी चीज़ें सारी गड़बड़ा रही हैं। और क्योंकि पीसीबी के चीफ के रूप में एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है जो कि वहाँ की इंटरनेशनल राजनीति को उसके अंदर घुसेड़ रहा है, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। और मैंने जैसे आप बताया कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, आईसीसी एक्सप्लेनेशन मांगेगी, उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा कि आप ट्रॉफी लेके कैसे अपने होटल रूम में चले गए, कैसे आप सारे मेडल्स लेके चले गए। क्योंकि एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के मालिक हो गए। आप उसके मालिक नहीं हैं, आप उसके एक तरह से कस्टोडियन हैं और आपको उसके वहाँ की उस चीज़ की रक्षा करनी चाहिए थी। अगर मोहसिन नकवी किसी और के हाथ से वो ट्रॉफी दिलाने को तैयार हो जाते, मेडल देने को तैयार हो जाते, तो उनकी सराहना होती पूरी दुनिया के अंदर इस बात की। लेकिन क्योंकि उनकी रग रग में ये चीज़ें भरी हुई हैं कि भारत के प्रति किस तरीके से हमें दुर्व्यवहार करना है, अपने खिलाड़ियों को उस तरह से ट्रेंड करना है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। यहाँ पर आप तो एक तो देखिए बुरी तरह से पिट रहे हैं, आप क्रिकेट का स्तर तो बिल्कुल भी उठा नहीं पाए। आप पीसीबी के अध्यक्ष हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आपने खिलाड़ियों के लिए क्या किया वहाँ पर? क्या आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है? क्या आप उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। और ऊपर से उनको इस तरीके से डाल के एक अंडर प्रेशर डाल दिया। अब इंटरनेशनल दूसरे टूर्नामेंट्स में जब टीमें जाएंगी पाकिस्तान की, तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और शायद उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये मौजूदा टूर्नामेंट का आखिरी दिन भी कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भारत से ट्रेन से जा सकेंगे या भूटान, क्या है पूरी खबर, विस्तार से होगी नजर इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो बिनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे ही तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, तुम्हारा फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सफा चट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है बुलेटिन में। अगर बड़ी खबरों की बात करें जो अभी तक हमने देखी है, तो दिल्ली बीजेपी को मिला नया कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और कई बड़े एक तरीके से बात भी सामने रखी। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, तो बीजेपी कैसे सेवा संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है उस बात का जिक्र भी किया। पाकिस्तान में ही पाक टीम की फजीयत हो रही है, कैसे कल से मैच हारने के बाद भारतीय टीम की जहां जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा किए गए उनके बर्ताव को लेकर उनकी फजीयत हो रही है। मैदान कोई भी हो, जीतेगा भारत, जश्न लगातार जारी है। इस खबर पर विस्तार से हमने नजर डाली थी। अगली अब बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पड़ोसी देश भूटान अब भारत के साथ सीधे रेल संपर्क से जुड़ने जा रहा है। दोनों देशों ने इस दिशा में तेजी से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार से भूटान के गालेफू को जोड़ेगा, तो वहीं दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के बरनहाट से भूटान के समत्से को जोड़ेगा। इस बीच देश में भी कई नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज 7 नई ट्रेनों की सौगात बिहार को दी है, जिसमें 3 नई अमृत भारत ट्रेनें और 4 पैसेंजर ट्रेनें बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ाती नजर आएंगी। रेल संपर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में रेलवे ने सोमवार को बिहार को बड़ी सौगात देते हुए 7 ट्रेनों का शुभारंभ किया। वहीं भारत और भूटान के बीच भी रेल संपर्क स्थापित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई मजबूती देने के लिए सरकार ने 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार से भूटान के गालेफू तक रेल लाइन बिछाने का है। 69 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 3056 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के बरनहाट से भूटान के समत्से को जोड़ने के लिए है। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर होगी, जिस पर 577 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन परियोजनाओं से न सिर्फ दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही भी आसान होगी। The 2 projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4033 crore rupees, and the total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created. India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. वहीं भारत और भूटान के बीच नई रेल लाइन परियोजना पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। India and Bhutan share a relationship of exceptional trust, mutual respect and understanding. This is a relationship that is rooted in cultural and civilizational ties, extensive people-to-people relations
and our shared developmental and security interests. वहीं नवरात्र के मौके पर बिहार को एक ही बार में तेज रफ्तार वाली ट्रेनें और लोकल कनेक्टिविटी दोनों की सौगात मिली है। इनमें से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं, जबकि 4 पैसेंजर ट्रेनें आम जनता के लिए चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें मुजफ्फरपुर चरालापल्ली जंक्शन, दरभंगा मदार जंक्शन और छपरा आनंद विहार टर्मिनल 3 अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। पहले कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हो पाते थे, आज मोदी जी के समय में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बिहार में आज चल रहे हैं, जिसका लाभ देश को, बिहार के सभी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 7 नई ट्रेनें देकर पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। इससे बिहार के विकास को पंख लगेंगे। अश्विनी वैष्णव जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज 7 ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं। पिछले 1 दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से कार्य किया गया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 1899 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण किया गया है। ऋषि कुमार और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बस बस बस। टन टन। इतने टाइट बजट में नई गाड़ी, EMI कैसे भरेंगे? बिना टेंशन के। मतलब? इस GST बचत उत्सव ना गाड़ियाँ हुई सस्ती। 1500 सीसी तक की कार पर 70,000 रुपए तक की बचत। यानी अब कार लेना और भी आसान। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तो एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार इस बार देश भर में लगभग 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। ये स्पेशल ट्रेनें 1 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से देश के अलग अलग इलाकों में चलाई जाएंगी। देश भर में त्योहारों के दौरान रेल यात्रा को सहज और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार करीब 12,000 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें से 10,500 को पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है। इस बार चलेंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें, 10,500 ट्रेनें पहले से नोटिफाई। उत्तर रेलवे की 4,100 से अधिक ट्रेनों की तैयारी, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा, ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में 12,000 स्पेशल ट्रेन्स, लास्ट ईयर 7,500 स्पेशल ट्रेन्स की थी और इस बार प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया कि एक नया लेवल लाओ, सर्विस का नया रिकॉर्ड बनाओ। तो 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिसमें करीब 10,500 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है। वहीं उत्तर रेलवे की ओर से 4,100 से ज्यादा ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा चुकी है। यात्रियों की संख्या के हिसाब से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके। पूरे भारतीय रेल के 12,000 में से केवल उत्तर रेलवे ही अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में इन रेलगाड़ियों का बंदोबस्त ऑलरेडी कर चुका है और उसमें से अधिकांश रेलगाड़ियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। त्योहारों पर यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर मुहैया कराना रेलवे की प्राथमिकता है। इसी के तहत नॉर्दर्न रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं ताकि यात्रियों को तुरंत मदद दी जा सके। त्योहारों में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अतिरिक्त ट्रेन और कोचेस से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों का सफर आरामदायक के साथ साथ सुरक्षित भी हो। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात इकोनॉमी की, देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त महीने में सुधार देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP अगस्त 2025 में 4% बढ़ा, जबकि जुलाई में यह वृद्धि 3.5% थी। जारी आंकड़ों के अनुसार इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान खनन क्षेत्र का रहा है, जिसमें 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं विद्युत उत्पादन में 4.1% और विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। निर्माण क्षेत्र के भीतर 23 उद्योग समूहों में से 10 ने सकारात्मक प्रदर्शन किया है। इसमें बेसिक मेटल्स, पेट्रोलियम उत्पाद और ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वृद्धि के प्रमुख योगदान शामिल है। कैपिटल गुड्स का उत्पादन अगस्त में 4.4% बढ़ गया। कैपिटल गुड्स उत्पादन में फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें शामिल होती हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और टीवी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन भी अगस्त में 3.5% बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने इस साल अगस्त में पिछले साल की इसी महीने की तुलना में 10.6% की ग्रोथ दर्ज की है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। क्या माँ, हर बार बाजार से आते ही बिल का टोटल जोड़ने बैठ जाती हो? बेटा, इस बार खर्चे नहीं बचत जोड़ रही हूँ। इस GST बचत उत्सव में दूध, घी, पनीर, बादाम, पिस्ता सब हुआ है सस्ता। इसीलिए आज तेरा फेवरेट शाही पनीर बनाऊंगी। मतलब दिवाली से पहली दिवाली। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। अंकल, क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब
इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आज भारतीय तटरक्षक कमांडरों के 42वें सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। 3 दिवसीय ये वार्षिक बैठक बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। रक्षा मंत्री ने समुद्री घटनाओं में तटरक्षक बल की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जमकर सराहना करते हुए उनकी परिचालन तत्परता और पर्यावरण संरक्षण की क्षमताओं की सराहना की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को लेकर तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेताया कि समुद्री खतरे अब तकनीकी और बहुआयामी हो गए हैं। GPS स्पूफिंग, रिमोट कंट्रोल बोट, एन्क्रिप्टेड संचार, ड्रोन और डार्क वेव के जरिए आपराधिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसे में पारंपरिक तरीकों से अब काम नहीं चलेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन आधारित निगरानी, साइबर डिफेंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को तुरंत शामिल करना होगा। दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने तकनीकी चुनौतियों और भविष्य की तैयारियों पर बात की। अब समुद्री अपराध केवल नाव या केवल जहाज तक सीमित नहीं रहे। ड्रोन सर्विलेंस, ड्रोन आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ड्रोन सर्विलेंस, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एप्स और डार्क वेब के जरिए स्मगलिंग नेटवर्क को संचालित करना, यह तब अब एक वास्तविकता बन चुकी है, रियलिटी बन चुकी है। स्मगलर्स GPS स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर अपनी रियल टाइम लोकेशन छुपा लेते हैं। इन सब परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि कोस्ट गार्ड के लिए एक केवल ट्रेडिशनल तरीकों पर निर्भर रहना है, यह अब एक पर्याप्त नहीं है। हमें अपराधियों से एक कदम आगे रहना होगा, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सर्वेलेंस सिस्टम हो या अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो या रियल टाइम डाटा एनालिटिक्स टूल्स हो। हमें लगातार अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाते ही रहना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि तटरक्षक के आधुनिकीकरण में सरकार लगभग 90% पूंजीगत बजट स्वदेशी साधनों पर खर्च कर रही है। जहाज और विमान निर्माण, मरम्मत और रखरखाव का काम अब देश में ही हो रहा है। इससे न केवल सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि भारतीय जहाज निर्माण उद्योग और अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। आज हमारे कोस्ट गार्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और रिपेयरिंग भारत में ही की जा रही है। और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक मेजर अचीवमेंट है। कोस्ट गार्ड का लगभग 90% कैपिटल बजट इंडिजिनस एसेट्स के डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। यानी हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को सीधा प्रोत्साहन इससे मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 42वें भारतीय तटरक्षक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में तटरक्षक के वरिष्ठ अधिकारी रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर मंथन कर रहे हैं। भारतीय तटरक्षक राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम स्तंभ है। ये बल अपनी स्थापना के समय सीमित संसाधनों से शुरू होकर आज 152 जहाजों और 78 विमानों के साथ एक मजबूत संगठन बन चुका है। तटरक्षक बल ने अब तक 1638 विदेशी पोतों और 13,775 विदेशी मछुआरों को अवैध गतिविधियों में पकड़ा है। भारतीय तटरक्षक बल ने केवल इस वर्ष जुलाई तक 76 खोज और बचाव अभियानों में 74 लोगों की जान बचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन तमिलनाडु के करूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही भगदड़ की वजह तलाशने एनडीए का प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु जाएगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल इसकी पूरी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव का नवरात्रि पर तोहफा दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। लद्दाख में हिंसा और तोड़फोड़ के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। लेह में आज कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हजारों लोग शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के सौतेले रवैये के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। महाराष्ट्र के कई भागों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में भयंकर बाढ़ और जलभराव की स्थिति है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के लिए अलर्ट जारी किया है। 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। मौलाना के साथ बवाल में शामिल दूसरे मास्टरमाइंड नदीम खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही प्रशासन ने मौलाना और उसके समर्थकों की संपत्ति को भी सीज करना शुरू कर दिया है। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा की धूम है। कोलकाता में दुर्गा पूजा पर कई पंडालों में इस साल सामाजिक मुद्दों पर अलग अलग थीम पेश कर रहे हैं। इनमें महिला सशक्तिकरण, भारतीय सेना का सम्मान और पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसमें संतोष मित्रा स्क्वायर की दुर्गा पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे